You all can record the class. Manish is there or not? Manish Sinha. Supriya, yesterday, did you present in the class? Manish, getting my voice? Fine. So today I need to start a topic that is data structure. Krishna, getting my voice? Anshika, getting my voice? Yes, sir. Okay, fine. मनीष, आवाज आ रही है मेरी आपको? Yes, sir. सुप्रिया, Yes, sir. चलिए
डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, इसको समझते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है एज ए सिंगल यूनिट। इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ वैल्यूज एज सिंगल यूनिट। बहुत सारी वैल्यू को एक सिंगल यूनिट की तरह अगर मुझे कंसीडर करना है तो हम उन सारी वैल्यूज को कहाँ रखते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को रखेंगे, मान लीजिए ये आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज आपने ये रखी हुई है। अब जब इन वैल्यूज को आप यहाँ रखते हैं और जब इससे आप गेट करते हैं तो इसका एक ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर हो सकता है कि जिस ऑर्डर में आपने इसमें वैल्यूज को पुट किया था उसी ऑर्डर में आपको जब आप गेट करेंगे तब मिलेगा। माइट बी ऑर्डर आपका रैंडम ऑर्डर हो सकता है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, दैट इज अनऑर्डर्ड। हो सकता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में दे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका क्या है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट है। जो आपने वैल्यूज इसके अंदर रखी हुई है उन वैल्यूज को ये अरेंज करके रख सकता है। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। जो स्ट्रक्चर वर्ड है, इस स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज विद इन ए कंटेनर, विद इन ए ग्रुप इज नोन एज स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर, हमारे डेटा का, यानी यहाँ पर हमारा डेटा रखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज है वही हमारा प्रोवाइड करता है। अब इसकी नीड कहाँ पड़ती है, किस तरह की सिचुएशन में डेटा स्ट्रक्चर को हमें यूज करना चाहिए, उसको लेकर एक एनालॉजी लेकर चलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपको क्या करना है, आपने हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को गेट करना है, यानी कि बहुत सारे आपके पास मार्क्स होंगे। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, उन 10,000 मार्क्स को रिसीव करने के बाद ये बताना है कि टॉप 3 मार्क्स कौन से। आपको ये बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है। आपको ये बताना है लोएस्ट मार्क्स क्या है। ठीक है, आपको ये सब यहाँ पर बताना है। तो आप कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने लोगों के मार्क्स ऐसे हैं जो 60% से अबव है, कितने लोगों के मार्क्स ऐसे हैं जो हमारा 70 और 80 के बीच में है। ये सारी चीजें आपसे पूछनी है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब के मार्क्स को कहां पर रखा जाए कि जिससे हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर गेट कर पाए। दो सॉल्यूशन इसके आते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है कि आप यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को परमानेंट स्टोरेज में रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। आप डेटाबेस में रख सकते हैं, और डेटाबेस में जब आप इसे रखेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर डेटाबेस से आप एसक्यूएल का यूज करके पूछ सकते हैं। डेटाबेस का एडवांटेज है कि आज आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो आपको अगर वो डेटा आगे कैरी नहीं करना है, मेंटेन नहीं करना है, तो आपको फिर डेटाबेस से डेटा डिलीट करके जाना होगा। हम चाहते हैं ये बस टेम्परेरी आना चाहिए, परमानेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जब जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाइथन का तब तक ये हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम भूल जाएंगे कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के
स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आए थे। हमें प्रोग्राम को दोबारा रन करना होगा, दोबारा हम इस चीज को बना लेंगे, लेकिन हमने इसको परमानेंट स्टोर नहीं करना है। तो फिर जो सॉल्यूशन दिया गया दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस होता है। दोनों ही हमारे डेटा का अरेंजमेंट करके रखते हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो डेटा के अंदर से दिए जा सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। ये परमानेंट होता है और ये अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी आपको इसको परचेज करना पड़ सकता है। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, यानी कि ये हमारा किसी भी प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और ये टेम्परेरी होगा, ये हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है, कोई इसका कुछ नहीं। लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है आपने, जैसे एक ऑर्डिनरी पैरल बनाते हैं उसी तरह से आप अपने प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और उस डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर इन सारे क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। और जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वैसे ही वो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। तो प्रोग्रामेटिकली अगर मुझे इस तरह की सिचुएशन से डील करना है तो कॉन्सेप्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर का। परमानेंटली अगर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करना है तो फिर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डेटाबेस का रादर देन डेटा स्ट्रक्चर। Rashmi, you can record the class. Okay, sir. Saurabh Chaturvedi, this is your first class, I think. Yes. Okay. So this is the concept of your data structure. अब कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं इनके नाम है, पहला है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। आप लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को ग्रुप करके रख सकते हैं और फिर इस तरह के क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। आप लिस्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं टपल डेटा स्ट्रक्चर के लिए, आप यूज कर सकते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर के लिए, आप यूज कर सकते हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ये हो गए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे यानी कि डेटा साइंस की तरफ मूव करेंगे, अभी तो हम बेसिक पाइथन ही पढ़ रहे हैं, तो एडवांस लेवल पर आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर दिए जाते हैं। एक है हमारा नमपाई, जिसको हम नमपाई एरे के नाम से जानते हैं, नमपाई एरे। और दूसरा होता है हमारा पांडास डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन एडवांस लेवल पर। नमपाई एरे और दूसरा है आपका पांडास डेटा फ्रेम। ये हो गए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये आपका हो गया डेटा साइंस स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट की तरह अगर काम करना चाहते हैं तो आपको एडवांस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, दैट इज एरे और दूसरा है डेटा फ्रेम। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसा कंटेनर, ऐसा ग्रुप जो हमारा तब तक एग्जिस्ट रहेगा जब तक एग्जीक्यूशन में कोड है। जैसे ही कोड का एक टर्मिनेशन होता है, डेटा स्ट्रक्चर में जो भी डेटा रखा गया था वो सारा डेटा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सोचते हैं कि अगर हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करें, जितना अब तक हमने पढ़ लिया है उतना ही यूज करते हुए इन सारे क्वेश्चन के आंसर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं बिना डेटा स्ट्रक्चर का यूज करें। देखते हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन आती है कि पहला स्टूडेंट आया, उसके मार्क्स मुझे स्टोर करने। तो जब पहले स्टूडेंट के मार्क्स हम स्टोर करेंगे यहाँ पर, तो एक वेरिएबल हम बनाएंगे। मान लीजिए मैंने बना दिया m1 और m1 वेरिएबल के अंदर पहले स्टूडेंट के मार्क्स रख दीजिए। मान लीजिए आउट ऑफ 1000 मार्क्स आते हैं, 670 किसी स्टूडेंट के मार्क्स। अब दूसरा स्टूडेंट आया, उसके भी मार्क्स आएंगे, तो
मैंने M2 वेरिएबल के अंदर मार्क्स को स्टोर कर लिया, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स, फिर तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, मान लीजिए ये। तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपके प्रोग्राम में 10,000 वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर वेरिएबल एक स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, अब आप बोलेंगे सर 10,000 वेरिएबल्स बनाना, उनको याद कर पाना, उनको मैनेज कर पाना ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना चाहते हैं। तो बिना डेटा स्ट्रक्चर के तो ऐसे ही होगा, आपको 10,000 वेरिएबल्स बनाने होंगे। और अगर यूनिवर्सिटी कह दे नहीं मेरे यहाँ तो 50,000 स्टूडेंट्स हैं, उन सबके मार्क्स को आपको प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो 50,000 वेरिएबल्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप बोले नहीं सर मैं तो नहीं बना रहा इतने वेरिएबल, मैं तो एक ही वेरिएबल से काम करूंगा, तो क्या करोगे? कुछ ऐसा करने की बात कर रहे हो? हर वेरिएबल का नाम आपने एक ही रख दिया। एंड ऑफ द प्रोग्राम जब आप m वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो तो सबसे आखिरी वैल्यू हो गई ना। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके पास 10,000 मार्क्स कहाँ रहे? ये तो अपडेट हो गए ना। m की वैल्यू इस लाइन पर 670 है, इस लाइन पर 450 हो गई, दोनों कहाँ है? तो क्या करोगे? इतनी सारी वैल्यू का प्रोग्राम में रखकर कंपैरिजन नहीं करेंगे भाई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ मिनिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो कंपेयर नहीं करेंगे कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। यहाँ तो चलो 10,000 वेरिएबल्स हैं, लेकिन कंपैरिजन कर पाना तो पॉसिबल अभी भी है। यहाँ तो कंपैरिजन होगा ही नहीं, एक ही तो वेरिएबल रह गया m। अब m का कंपैरिजन किससे करोगे? खुद ही तो है वो एक लास्ट में हमारा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप ऐसा करना चाहें, आपको यही अप्रोच यूज करनी होगी बिना डेटा स्ट्रक्चर के। जितने वैल्यूज को आप मैनेज करना चाहते हैं, हर वैल्यू के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप बनाएंगे। इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनेज कर पाना एज ए प्रोग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। मान लीजिए मैंने मैनेज कर लिया, इफ एल्स लगाओ, कंपेयर नहीं करोगे, पता करना है ना कि m1 बाकियों से छोटा या बड़ा है, तभी तो डिसाइड कर पाओगे कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है, टॉप 3 कौन है, टॉप 10 कौन है। और अगर मुझसे कोई ये पूछ ले बताओ कितने लोगों के 60% आए हैं, लिखो लॉजिक, कैसे लिखोगे? पहले चेक करो m1, क्या m1 60% से ज्यादा है, फिर m2 करो चेक, फिर m3 करोगे चेक, फिर m 10,000 करोगे। इतने सारे वेरिएबल पर कितने इफ एल्स लगाओगे? जितने वेरिएबल उतने इफ एल्स लगाओगे। नहीं 10,000 इफ एल्स आप लगाने वाले, हमने कहा 10,000 इफ एल्स हम लगाने वाले हैं, टेंड्स टू इम्पॉसिबल होने वाला है। अगर आप बिना डेटा स्ट्रक्चर के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने की बात करते हैं, टेंड्स टू इम्पॉसिबल ये होने वाला है। आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना ही होगा, अदरवाइज आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेंगे। 2 4 5 वेरिएबल तक तो आप हैंडल कर सकते हैं, 10,000 वेरिएबल का कंपैरिजन एक दूसरे से करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। आप बोलेंगे सर लूप लगा ले तो क्या होगा? हमने कहा जो आप चाहते हैं वो लगा लीजिए। चलो लूप लगाते हैं, तो मैंने एक लूप लगा लिया। अब लूप कितना चलेगा? मान लीजिए 10,000 टाइम चलेगा। अगर लूप को मैं प्रॉपर कोड लिख दूं और 10,000 टाइम चला दूं और इसके अंदर एक इफ लिख दूं, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, सोचिए अगर ये लूप पहली बार चलेगा तो m1 m2 को कंपेयर करेगा, दूसरी बार चलेगा तो ये अपने आप m1 m3 तो हो नहीं रहेगा, m1 m1 ही रहेगा, m2 m2 ही रहेगा, अपने आप ही m4 तो बन नहीं जाएगा। हर इटरेशन पर का फायदा होता मेरा, हर इटरेशन पर ये m1 बदलता रहे या m2 बदलता रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक लूप में आपने जो लिख दिया, जितनी बार वो लूप इटरेट करेगा उतनी बार वही स्टेटमेंट चलाएगा जो लिखे हुए लूप के अंदर। तो 10,000 बार लूप चलेगा, लेकिन 10,000 टाइम्स कंपैरिजन इसी का हो जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूं, m1 का कंपैरिजन m2 से हो, फिर m3 से हो, फिर m4 से हो, फिर m5 से हो, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई कोड ही नहीं है इस तरह से कि आप कर पाए। ठीक है, फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। बिना डेटा स्ट्रक्चर के इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कभी नहीं किया जा सकता है, और ना ही हमें करना चाहिए। करके देख लिया लोगों ने, बहुत समय लगा लिया, बहुत रिसर्च कर ली, सबका सॉल्यूशन एक ही आया कि नहीं हो रहा है। आपको डेटा स्ट्रक्चर ही यूज करना है।
ठीक है, मैंने भी कुछ आपको करके दिखाया और समझ में आ गया होगा। इतने सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना, फिर हर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करना, और फिर जैसा यूजर पूछ रहा है, जो क्वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर कोड बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है हमारा लिस्ट। जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ये कह रहा है कि आप मेरे अंदर जितनी चाहे उतनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मतलब लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी। इफ यू आर हैविंग sufficient memory you can store any number of elements, right? आप 10,000 एलिमेंट रख सकते हैं लिस्ट में, 10 lakhs एलिमेंट रख सकते हैं, जितना आपका मेमोरी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू रूल, उतनी मेमोरी में अगर आप जा सकते हैं तो आप लिस्ट में एलिमेंट को उतने रख सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, पहला फिक्स्ड साइज डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक साइज डेटा स्ट्रक्चर। फिक्स्ड साइज डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप उस डेटा स्ट्रक्चर में कितनी वैल्यूज रखेंगे, उससे ज़्यादा हम रखने नहीं देंगे। कम रख सकते हो, मेमोरी वेस्ट होती रहेगी, ज़्यादा नहीं रखने देंगे। दूसरा होता है डायनेमिक साइज का, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कितने एलिमेंट का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, जितने की जरूरत उतने का बनाइए। मेमोरी अवेलेबल है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एक्सपेंड होता जाएगा। मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका एरर आ जाएगी। तो पाइथन की जो लिस्ट है वो उसी तरह की है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक का मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है उतने एलिमेंट्स आप रख दीजिए, मेमोरी मिल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगा। मेमोरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो एरर आनी ही है हमारे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सी में, जावा में इसको क्या बोलते थे, सी में बोलते थे इसको लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर था सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर इस तरह की सिचुएशन में यूज किया जाता था। जावा के अंदर इसका सोल्यूशन दिया गया कलेक्शन बनाकर, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब आपने कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथन के अंदर लिस्ट को रखा गया। तो डायनामिक इन साइज। दूसरा पॉइंट क्या होता है लिस्ट के अंदर कि अगर आप यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्पल को लेकर फोकस कर रहे हैं, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया। सेकंड सिनेरियो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन सब की सैलरी को मुझे मैनेज करना है। इस तरह से मैनेज करना है कि अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि बताओ कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, एवरेज सैलरी क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की, तो मैं आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ, तो मुझे लिस्ट का यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर ही मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आसानी से मैं उन सारे आंसर को निकाल पाऊँ तो उसके लिए मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, राइट। सो इट इज डायनेमिक इन साइज लिस्ट। सेकेंड है, क्या डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करेगा ये। हमने कहा देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें ऐसा होगा, दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो सकते हैं, दो एम्प्लॉय की सैलरी भी सेम हो सकती है। यानी कि लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं और वो अलग अलग काउंट करी जाएंगी। ठीक है, सपोर्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। अब मान लीजिए लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारी वैल्यूज को रख दिया, अगर हम किसी भी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या डिलीट कर सकते हैं, या लेटर ऑन एक बार हमने लिस्ट के अंदर मान लीजिए 10,000 वैल्यूज रख दी, क्या हम लेटर ऑन उसी लिस्ट में और वैल्यूज रख सकते हैं या उनमें से कुछ वैल्यूज को डिलीट कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उन सबकी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर ली, कल को 4 नए एम्प्लॉय की हायरिंग हो गई तो उनकी सैलरीज भी तो मुझे स्टोर करनी पड़ेगी उसी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, आंसर इज यस। मान लीजिए 6 लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, उन्होंने रिजाइन दे दिया, उनको फायर कर दिया गया, तो उनकी सैलरी हटानी पड़ेगी मुझे अपने डेटा स्ट्रक्चर से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बार लिस्ट में एलिमेंट आने के बाद मैं
फर्दर एलिमेंट भी ऐड कर पाऊँ, या एग्जिस्टिंग एलिमेंट को मैं डिलीट कर पाऊँ, या हो सकता है किसी का आज इंक्रीमेंट हो गया, तो जिस एम्प्लॉय की सैलरी कल तक 10,000 थी, आज उसकी 14,000 हो गई, तो मुझे इस बार लिस्ट में ना तो एलिमेंट ऐड करना है ना डिलीट करना है, किसी की वैल्यू चेंज करनी है। तो क्या ये सब कर सकते हैं? आंसर इज यस, लिस्ट में ये सब किया जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल या मॉडिफाइबल। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या इसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सपोज करिए एक लिस्ट में मैंने 10,000 एम्प्लॉयज की सैलरी रख दी। जब मैं लिस्ट से कहूंगा कि मुझे सैलरी चाहिए, तो क्या मुझे एक बार में सारे एम्प्लॉय की सैलरी ही मिलेगी? ऐसा नहीं हो सकता किसी एक की सैलरी मिल जाए। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इसकी सैलरी क्या है, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की सैलरी को गेट करना चाहता हूँ। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स को गेट करना चाहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप इंडिविजुअल एलिमेंट पर जाकर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऐसा ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या दिया गया है लिस्ट के अंदर? इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। जैसा हमने अभी कल सीखा था स्ट्रिंग के अंदर, एक एक करेक्टर पे जाकर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो लिस्ट भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है। सपोज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, फाइन। नाउ अगर पाइथन में कोई भी कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है, तो वो दोनों डायरेक्शन वाली ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स सपोर्ट कर रहा है और रिवर्स वाले नहीं कर रहा, नहीं। या तो कोई से भी नहीं होंगे या फिर दोनों होंगे। तो आप लिस्ट के अंदर अगर 10 एलिमेंट्स हैं, तो आप लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के लिए -1 इंडेक्स यूज कर सकते हैं, और सबसे पहले एलिमेंट के लिए 0 इंडेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग उसी तरह से ही आप यहाँ पर करेंगे जिस तरह से कल मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर सिखाई थी। और मैंने कल आपको ये हिंट भी दिया था कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे डेटा स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जा सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग में ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं इसको, फाइन। तो इस तरह से हम क्या कर पा रहे हैं, इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए लिस्ट के अंदर मैंने 10,000 एलिमेंट्स रखे हैं, और मैं वन बाई वन एक लूप लगाकर वो सारे एलिमेंट्स गेट करना चाहता हूँ। तो मुझे जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो किस ऑर्डर में मिलेंगे? जो मैंने पहले रखा था वो मुझे पहले मिलेगा, या किसी भी ऑर्डर में मिल जाएंगे, या असेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट है वो हमारा सेम ऑर्डर फॉलो करता है। जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट किया था, जब आप गेट करते हैं तो उसी ही ऑर्डर में आपको एलिमेंट मिलते हैं। तो जब मैं एलिमेंट वर्ड लिख रहा हूँ, तो एलिमेंट और वैल्यू वर्ड एक ही बात है, चाहे मैं वैल्यू लिखूं चाहे एलिमेंट लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप चाहे वैल्यूज वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे तो एलिमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल टर्म्स है दोनों को दोनों। इमेज इंसर्शन वर्ड। अब जब मैं आपको फॉर लूप सिखा रहा था, तो फॉर लूप को मैंने आपको सिखाया इस तरह से, फॉर वेरिएबल इन, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भी लिख सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ पर रेंज फंक्शन भी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप यहाँ पर कोई सा डेटा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जितने मैंने अभी नाम लिए, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, नंपाई, एरे, डेटा फ्रेम, इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि आप फॉर वेरिएबल एंड लिस्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिस्ट या हर वो कॉन्सेप्ट जो फॉर लूप के अंदर डायरेक्टली लिखा जा सकता है, उसको पाइथन ने एक नाम दिया है, और वो नाम आज हम शायद पहली बार पढ़ेंगे, और आगे तक फिर हमें ये नाम मिलेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। लिस्ट इज आई ट्रेबल। अब आप इसको आई ट्रेबल प्रोनाउंस करें
इटरेबल प्रोनाउंस करे वो आप पे डिपेंड करेगा, लिखना यही है इटरेबल, ठीक है। तो लिस्ट इज इटरेबल, इट मींस जब कभी मैं बोलूंगा एक्स वाई जी इज इटरेबल, तो इसका मतलब है आप उसको फॉर लूप में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रेंज फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है आपने, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे जब मैं कहता हूँ लिस्ट इज इटरेबल तो ये फॉर लूप की बात हो रही है, वाइल लूप की बात नहीं हो रही है। वाइल लूप को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूज करते हैं, उसका अपना कंडीशन है, आप ऑर्डिनरी वेरिएबल पे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट लिस्ट इज आइटरेबल का मतलब हो गया कि फॉर लूप में इसका डायरेक्ट यूसेज अलाउड। अब ये तो हो गई लिस्ट की कहानी, क्या क्या होता है लिस्ट की, डेफिनेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, सारी बातें में डिस्कस करेंगे। बात आती है सिंटैक्स की, हम ऐसा क्या लिखें प्रोग्राम के अंदर कि लिस्ट क्रिएट हो जाए। कुछ तो लिखना पड़ेगा सिंटैक्स में, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लिस्ट को बनाने के लिए कई सिंटैक्स पाइथन में दिए हैं, वन बाई वन उन सारे सिंटैक्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सिंटैक्स क्या है, सबसे पहला सिंटैक्स है कि आप कोई वेरिएबल, अगर लिस्ट टाइप का वेरिएबल इसे बनाना चाहते हैं तो इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में आप अपने जो वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 कॉमा लगाकर जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल बनेगा वो लिस्ट वेरिएबल कहलाएगा। तो किसी भी वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के अंदर जब आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हैं तो वो वेरिएबल हमारा क्या बन जाता है, वो वेरिएबल हमारा लिस्ट वेरिएबल बन जाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कि सर कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, तो आप इसको बोल रहे थे ये इंडेक्स ऑपरेटर, दैट इज इंडेक्स ऑपरेटर। फिर थोड़ी देर बाद आप कहने लगे कि इसका यूज करके आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट जब नजर आता है तो उसको लिस्ट कहते हैं। तो एज ए बिगिनर हमें कैसे समझ में आएगा कि पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है, क्योंकि हम तो इसको तीन चीजें पढ़ चुके हैं अब तक, इसके साथ इसको इंडेक्स में भी यूज करते हैं, इसको स्लाइसिंग में भी यूज करते हैं, और आज आप बता रहे हैं लिस्ट भी हो गई। समझने की कोशिश करते हैं, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट को एक प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं, वो प्रीफिक्स कोई वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, किसी प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं और यहाँ पर आप एक इंटीजर वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रही है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट किसी प्रीफिक्स के साथ यूज करते हैं और यहां पर आप कॉलन लगाते हैं इस तरह से, और ये तीन इंटीजर वैल्यू आप यहां लिख रहे हैं, तो अब ये जो हमारा सिंटैक्स बनता है ये बन जाता है स्लाइसिंग। और जब कभी आप स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा लगाकर यूज करते हैं, वैल्यू कॉमा, और इसके साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा कहलाता है लिस्ट। तो यहां पर हमने जो यूज करा है वो इंडिपेंडेंटली यूज करा है, इसके प्रीफिक्स में कुछ नहीं है। और इसको अगर मैं किसी वेरिएबल में असाइन कर दूं तो वो वेरिएबल लिस्ट वेरिएबल हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के पाइथन में तीन इंटरप्रिटेशन, अभी तक जितना हमने पाइथन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तीन इंटरप्रिटेशन इसके हो जाते हैं। इंडेक्सिंग करने के लिए यूज होता है, स्लाइसिंग करने के लिए भी यूज होता है, और लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यह यूज हमारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या करा, इस सिंटेक्स का यूज करते हुए एक कोड लिखना है।
तो यहाँ पर मैंने क्या करा, पहले एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट एल से स्टार्ट होती है, तो मैंने एल वेरिएबल का नाम रख दिया। आप इसका नाम आई रखो, जे रखो, ए बी सी, जो आप चाहते हो वो रख सकते हो। सो एल इज ए वेरिएबल and I am assigning a list to this L variable. It means L is now a list variable, and here I can write group of values separated by commas. अच्छा, एक चीज और जो मैं बताने भूल गया, आप जब कोड लिखते समय याद आ गई कि सर जो आप वैल्यू लिख रहे हैं इसमें कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं है कि सिमिलर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए या डिफरेंट टाइप की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सपोर्ट्स वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। किसी भी टाइप की वैल्यू को आप इसमें यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट सिमिलर टाइप। जैसे एरे में कहीं पढ़ा होगा ना आपने, सिमिलर टाइप की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर सिमिलर नहीं है, हेट्रोजीनियस वैल्यू हो सकती है। तो मैंने एक लिख दिया 10, एक लिख दिया 20, फिर लिख दिया 10, फिर लिख दिया 2.5, फिर लिख दिया मान लीजिए मैंने हाई, फिर लिख दिया मैंने मान लीजिए बाय, फिर लिख दिया ट्रू, बूलियन वैल्यू रख दी। सो एक लिस्ट बनाई जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। कुछ वैल्यूज इंटीजर हैं, एक फ्लोटिंग रखी है, कुछ स्ट्रिंग रखी है और एक बूलियन रखी है। परफेक्ट, कोई एरर नहीं है। किसी भी टाइप की वैल्यू को लिस्ट में रखा जा सकता है। ठीक है, डुप्लीकेट भी रखा हुआ है जिससे कि हम ये देख पाए कि हाँ लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज भी आती हैं। अब अगर मैं इस एल वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास टाइप फंक्शन है, it is showing that it is a list type variable. Now if I need to print all the values of this list as a single unit, so what I can do, I can simply print this variable l. So as a single unit आपकी सारी वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। किस ऑर्डर में? उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट में स्टोर करी। 10 20 जिस ऑर्डर में आपने रखी है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। डुप्लीकेट वैल्यूज सपोर्ट हो रही है, डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सपोर्ट वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, ये वाला पॉइंट हो गया। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ऑर्डर मेंटेन करता है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहता है कि ये जो लिस्ट आपने बनाई है, कैसे आप ये कहेंगे कि ये आइट्रेबल है, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर आई इन, ये लूप कितने इटरेशन परफॉर्म करेगा? जितनी इस लिस्ट की लेंथ होगी। लिस्ट की लेंथ कैसे निकाली जाती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारी लिस्ट की लेंथ होगी। तो ये लूप बाय डिफॉल्ट उतनी बार इटरेट करता है जितना इस लिस्ट की लेंथ है। और हर इटरेशन में ये जो वेरिएबल आप यहाँ बनाते हैं, जिसका नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, उस वेरिएबल में क्या आएगा? लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट। तो सबसे पहली इटरेशन में 10 आएगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 20 आएगा, फिर ये 10, फिर ये एंड सो। सो इफ यू वांट टू यूज these elements individually inside loop, you can use this variable line. You will get all the values individually, 10 20 10 2.5। ये वाला पॉइंट भी होगा कि भाई लिस्ट हमारा आइट्रेबल होता है। ठीक, अब बात होती है इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कोई एक एलिमेंट चाहिए, मान लीजिए मुझे ये एलिमेंट चाहिए, तो कल सिखाया था 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इंडेक्सिंग को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जैसे कल पढ़ा था वही। इस बार मैं
इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो तो इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आता है, लेकिन इसमें प्रीफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स क्या लगाओगे? वो डेटा स्ट्रक्चर जिसके पर्टिकुलर एलिमेंट को आप हिट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा एल, एल के एलिमेंट को हिट करना है। स्ट्रिंग नहीं है इस बार एल है मेरे पास, लिस्ट है। और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वो पोजीशन माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा? इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा। वेट ए मिनट, हेलो, yes. So I think someone wanted to say something. कुछ पूछना था किसी को? फाइन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं और इंडेक्सिंग का यूज करके पर्टिकुलर एलिमेंट तक हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। स्लाइसिंग, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस लिस्ट में मान लीजिए रिवर्स में एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, तो आप जैसे कल हमने सीखा था डिक्टो सेम आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, आपको लास्ट के 3 एलिमेंट चाहिए तो वो अकॉर्डिंगली आप स्लाइस कर सकते हैं जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। नाउ ये वाला पॉइंट भी हो गया कि इसमें हमारा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है। अब रह जाता है ये वाला पॉइंट कि भाई ये म्यूटेबल होता है और साइज में डायनेमिक होता है। ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर वो मॉडिफाइबल है, इसका मतलब है कि उसमें एलिमेंट ऐड किए जा सकते हैं, एलिमेंट कम किए जा सकते हैं। इसका मतलब वो साइज में कैसा है? डायनेमिक है। और जो साइज में डायनेमिक नहीं है, जो साइज में फिक्स है, तो उसमें से ना तो कुछ हटाया जा सकता है ना उसमें कुछ प्लस किया जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इन दोनों में से कोई एक ही पॉइंट अगर आप लिखें वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब कैसे इस काम को किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो लिस्ट के अंदर इस काम को करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनका मैं यूज आपको करना सिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको अदर सिंटैक्स भी सिखाना चाहता हूँ। लिस्ट बनाने के अदर सिंटैक्स क्या होते हैं। ठीक, पहला सिंटैक्स ये हो गया। दूसरा सिंटैक्स है कि मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि इनिशियली आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है। एम्प्टी लिस्ट मींस इनिशियली आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स लिस्ट में रखे जाएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया एम्प्टी लिस्ट बनकर आपकी तैयार है। देखते हैं, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह से l इक्वल टू दिस, सो दिस इज अगेन ए लिस्ट टाइप वेरिएबल। इफ आई प्रिंट टाइप ऑफ दिस l and again l, you will get type list and this is your empty list. Fine. We are having one more syntax to create a list by calling list function. So in Python library we are having list function
So if you call this list function, by default, this list function creates empty list. So if I write here L equal to list, and again try to print type of this L and again L, you will get same result, that is list, and this is your square bracket. नो, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें और इसमें कौन बेटर है? अगर मुझे कभी भी कोई एम्प्टी लिस्ट बनानी हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, दिस वन और दिस वन? तो अगर आप एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट दिस अप्रोच. Then why Python has given this approach? If it is recommended way to create empty list, then why this syntax? So basically, list function generally we use to create a list using a sequence. Like suppose मैं एक list बनाना चाहता हूँ using existing iterable concept. जैसे मेरे पास कोई रेंज है, मैं उस रेंज फंक्शन से लिस्ट बनाना चाहता हूँ, या एग्जिस्टिंग लिस्ट है उससे एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ. सो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज दिस लिस्ट फंक्शन. फॉर एग्जांपल, what I want to create a list that will contain same element generated by this range function. So range 1, 10. So ये जो range function है, it will generate a sequence that will start from 1 and will go up to 9. So I want same elements in the same in this L list. So आप list function का use करके इस काम को कर सकते हो. अगर आप ऑलरेडी एक लिस्ट बना चुके हैं एल, और इस एल लिस्ट का यूज करके आप एक नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एल एल, सो अगेन लिस्ट फंक्शन में आप एग्जिस्टिंग लिस्ट को पास कर सकते हैं, और इस नई लिस्ट में वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इसके अंदर थे. बाद में आप और ऐड करना चाहें तो और ऐड कर सकते हैं. So whenever you need to create empty list, highly recommended syntax is this one. And whenever you need to create a list using existing iterable concept, then it is recommended. That is, you should call this list function and pass existing iterable as argument. Fine. So these are the some syntaxes that we can use to create the concept of list. अब बात करते हैं जो रिमेनिंग ऑपरेशंस थे वो कैसे करे जाते हैं. दैट इज म्यूटेबिलिटी ऑफ लिस्ट, हाउ यू विल मेंटेन एलिमेंट्स in the list with its mutability. So suppose initially मेरे पास कुछ elements हैं 10, 20, 30, 40. Now what I want to append an element to this list. So for this purpose we are having a method that is append. You can call append method on this list. So syntax is what? List dot append. And in the append method, you need to pass your element or value that you want to append to this list. Suppose if you write here like 100. So after appending this 100 to this list, if I try to print this L, you will see 10, 20, 30, 40, then 100. Append का मतलब है last में element को add करना. That is the meaning of append. अब मुझे सर अपेंड लास्ट में नहीं करना है, मुझे एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन मैं एनीवेयर एट एनी पोजीशन एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ. सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट मेथड फॉर दिस पर्पस एंड द नेम ऑफ मेथड इज इंसर्ट. L dot insert. In L dot insert, I need to pass two arguments. First argument is the position where you want to insert, and second argument is the element that you want to insert actually. So as a first argument, if I write here 0, comma, and as second argument if I write here, let's say 200.
So it means this 0 is representing the position where you want to insert this element 200. होगा क्या, होगा ये कि 0 पोजीशन पर राइट नाउ 10 इज देयर, बट अब ये 10 की जगह पर कौन आ जाएगा, 200. इस 10 का क्या होगा, 10 राइट शिफ्ट हो जाएगा. 10 20 से बोलेगा चलो राइट में चलो, 20 बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, तो 20 से बोलेंगे आप अपने राइट वाले से बोलो, 30 बोलेगा 40 से, 40 आ जाएगा, लेकिन नए ब्लॉक बनेगा, उस नए ब्लॉक में आपका इस तरह से 40 और 100 आपके आएंगे. ठीक है, तो इस तरह से जब आप 0 पोजीशन पर या किसी भी पोजीशन पर, नॉट स्पेसिफिकली 0, इफ आई राइट है 2, इट मीन्स 0 1 2, तो जहां पर 30 है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा और 30 की जगह पर 200 आ जाएगा. तो हर वो एलिमेंट जो इस पोजीशन के बाद लिखा होगा वो राइट शिफ्ट होगा. तो ऑपरेशन तो आपने कर लिया, आपने अपने मन की कर ली. प्रॉब्लम इज व्हाट, ये ऑपरेशन बहुत टाइम टेकिंग है. लॉजिकली सोचिए, अगर इस लिस्ट के अंदर 10,000 एलिमेंट्स होते हैं और आपसे मैं ये कह दूं 0 पोजीशन पर एक नया एलिमेंट रखो, तो वो एग्जिस्टिंग 10,000 एलिमेंट शिफ्ट होंगे. तो इस शिफ्टिंग में कुछ तो समय लगेगा. एज ए प्रोग्रामर वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू राइट द कोड ऑफ दिस शिफ्टिंग, बट in C++ languages, as a programmer we are responsible to write the logic of this shifting also. Fine. So हम लॉजिक नहीं लिख रहे हैं शिफ्टिंग का, लेकिन इंटरनली इंसर्ट मेथड ये काम कर रहा है, तो समय तो लेगा ना. तो हमेशा आपको ये सजेस्ट किया जाता है, अगर आपके पास एक अच्छा रीजन नहीं है तो आप अपेंड मेथड ही यूज करिए. और आपके पास एक अच्छा रीजन है कि नहीं यार समय तो लग रहा है, लगने दो, मेरी तो रिक्वायरमेंट ही इतनी स्ट्रांग है कि मुझे इंसर्ट से ही काम करना होगा और मैं अपेंड यूज कर ही नहीं सकता, तब तो आप इंसर्ट यूज करिए. अदरवाइज आपका काम अगर अपेंड से चल सकता है, हाईली रिकमेंडेड आप अपेंड यूज करो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ये बेटर है. लास्ट में ऐड करना है कुछ कुछ शिफ्टिंग वगैरह तो होनी नहीं है. सर इसे नए वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे, जैसे हमने अपेंड लगाया है एल पे, तो या डायरेक्ट प्रिंट एल करेंगे या फिर इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे. Read this point, that is mutable, that is modifiable. So when I use this word list is mutable, it means whenever you perform any operation on the list and after this operation अगर आपकी जो लिस्ट है वो अपडेट हो रही है, तो वो एग्जिस्टिंग लिस्ट ही आपकी अपडेट हो जाएगी. इट इज नॉट लाइक कि जो अब तक हम पढ़ते थे कि अगर मैं i इक्वल टू 10 करूं और फिर मैं यहाँ पर i इक्वल टू मान लीजिए i+5 करूं, तो जहां पर 10 था वहां पर 15 नहीं होगा, अलग मेमोरी बनेगी, है ना. ये म्यूटेबल नहीं होता, यानी कि पाइथन में इंटीजर फ्लोट ये सब जो होते हैं ये हमारे म्यूटेबल नहीं होते. जब जब ये चेंज होंगे नई मेमोरी खाएंगे. बट लिस्ट इज म्यूटेबल. लिस्ट आज अगर इतने एलिमेंट को रख रही है और अगर मैं लिस्ट में कुछ अपेंड करता हूं तो उसी लिस्ट के अंदर ये हमारा अपेंड हो जाएगा, उसी के अंदर हमारा अपेंड ये हमारा हो जाएगा. आपको अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी. सो इस तरह के जब कभी सिचुएशन आएगी हमारे साथ, हमेशा हमें यहाँ पर पहले पढ़ना होगा, पूछना होगा उस डेटा स्ट्रक्चर से कि डेटा स्ट्रक्चर आप पर हमने ऑपरेशन किया है, आप उस ऑपरेशन को इन प्लेस करते हैं. इन प्लेस मीन्स क्या आप एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट्स थे उन्हीं में ही आप चेंजेस कर देते हैं, या एक नया आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं फिर आप हमें देते हैं, जैसे स्ट्रिंग में होता था. ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट का कहना यह है कि नहीं, हम मॉडिफाइबल है और ये ऑपरेशन का जो इफेक्ट होगा वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही हो जाएगा, आपको अलग से एक वेरिएबल में स्टोर करने की से कोई जरूरत नहीं है. So it is not true with all data structures, but it is true with list data structure. Right? So append हो गया, insert हो गया. Now this time my requirement is different. I do not want to add any element, but I want to replace existing element. Suppose जो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर, देखो इस बात का ध्यान रखते रहना है, ऑपरेशन के बाद जब आप सेकंड ऑपरेशन कर रहे हैं
तो ये इस ऑपरेशन में जो लिस्ट इस्तेमाल होगी वो होगी जो यहाँ से अपडेट हुई है, ना कि वो होगी जो इनिशियली थी। अगर मैं इस लाइन के बाद कोई ऑपरेशन करता हूँ लिस्ट पर, तो वो लिस्ट कौन सी यूज होगी ऑपरेशन में, जो यहाँ से अपडेट हो गई है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पर कुछ ऑपरेशन करिए, तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी वाली समझनी है, जो इस ऑपरेशन के बाद हमारा फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट होगा उसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 0 पर आ गया 200, फर्स्ट पे कौन आ गया होगा 10, तो अब मैं चाहता हूं कि 10 की जगह पर 12 आ जाए, मुझे रिप्लेस करना है, शिफ्टिंग नहीं करनी। तो आप क्या लिखेंगे, एल ऑफ, यानी इंडेक्स पर जाएंगे, एल ऑफ 1, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे 12, सो इट विल रिप्लेस दिस वैल्यू, existing value present at position 1 by this 12. So if I write again this L, you will see शिफ्टिंग नहीं हुई, रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि आप एलिमेंट को लास्ट में ऐड कर सकते हैं, मिडिल में ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। याद करो डेटा स्ट्रक्चर सी का लिंक लिस्ट के साथ, इंसर्शन ऑफ ए नोड इन द मिडिल, इंसर्शन ऑफ ए नोड इन द लास्ट, इन द बिगनिंग, वही सब तो हो रहा है हमारा। ठीक, बस लिंक लिस्ट की जगह यहाँ पर लिस्ट बोल रहे हैं, है वही कॉन्सेप्ट एक तरीके से। ठीक, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन वाइज हमें वही मिल रहा है जो हमें चाहिए था। नाउ एलिमेंट को हमें ऐड करना आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हम लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं? आंसर है यस, हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के कई सारे ऑप्शन है पाइथन में हमें मिले। वन बाई वन इन सारे ऑप्शन को हम लोग करते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है पॉप मेथड। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट के ऊपर पॉप मेथड कॉल करेंगे। पॉप मेथड क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, कौन है नहीं पता कौन है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा अपडेटेड लिस्ट, जिस समय ऑपरेशन किया जा रहा है उस समय लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको हमारा पॉप कर देगा। पॉप करने का मतलब यह है कि उसको डिलीट करेगा, और डिलीट करके आपको लाकर भी देगा। तो पॉप से हमें एक वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू वही होती है जो डिलीट हुई है। तो आप अगर इस v को प्रिंट कराएंगे तो v में वो वैल्यू है जो भी डिलीट हुई है, और उसके बाद जब आप लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो लिस्ट में आपका ये वैल्यू नहीं होगी, ये वो अलग हो चुकी है लिस्ट से। तो इसका फायदा ये है कि एक तो ऑपरेशन की एफिशिएंसी बेटर है, क्योंकि अगर लास्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे शिफ्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। दूसरा, अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि आगे के कोड में दोबारा इसकी जरूरत पड़ सकती है वैल्यू की, तो आपको हमने दे भी दी, अब आप उसे संभाल कर रख रहे हैं एक वेरिएबल में v में, अब आगे चाहें तो आप उसे फिर से ऐड कर सकते हैं। This is 100 and this is your updated list. Fine. Now अब अगर हम किसी भी एलिमेंट को बाय इट्स पोजीशन डिलीट करना चाहते हैं, तो पॉप मेथड का कहना है कि आप हमें पोजीशन भी दे सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं दैट इज 0, इट मींस ये 0 पोजीशन है। तो इस बार जो अपडेटेड लिस्ट है, उस अपडेटेड लिस्ट में 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो 0 पर जो भी था अब उसकी जगह कौन आएगा, तो जो फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट था वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो यानी कि इसमें लेफ्ट शिफ्ट होगा, और सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट शिफ्ट होंगे, यानी कि टाइम टेकिंग ऑपरेशन है। तो ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये अच्छा ऑपरेशन है, इफेक्टिव ऑपरेशन होगा परफॉर्मेंस वाइज, बट ये बहुत पुअर ऑपरेशन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका, या जस्ट आप ऐसे ही। हाँ पूछिए सर, अगर ऊपर जैसे कुछ भी पुट नहीं किया था, एम्प्टी रखते हैं पॉप के बाद, तो क्या आता है, एक बार फिर बताना। अगर पोजीशन हम मेंशन नहीं करेंगे तो। ओके ओके। -1 को डिलीट कर देगा ये।
Exactly. You can think like it will consider -1 as a position. Now, here it will remove एक मिनट रुको, ऑफिस से कॉल आ रहा है फिर से। Fine. So it will remove element present at 0th position. So now, instead of pop, we can also use del operator. So in Python programming language, we are having this del operator as Python keyword. So इसको हम Python keyword भी कह सकते हैं, और इसको जब हम यूसेज देखते हैं, इसका यूसेज तो ये ऑपरेटर कैटेगरी में आता है। जैसे पाइथन में एंड कीवर्ड है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एंड है, इसी तरह से लॉजिकल और है, इन ऑपरेटर इन कीवर्ड है। तो ऑपरेटर्स जनरली जब हम सुनते हैं तो प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, इन इस तरह के ऑपरेटर्स की पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। बट पाइथन में कुछ कीवर्ड्स को भी ऑपरेटर का काम दिया गया है। उनमें से एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, इन ऑपरेटर हो गया, नॉट इन हो गया। इसी सीरीज में एक और ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वेरिएबल को मेमोरी से डिस्ट्रॉय करना, नो मैटर इट इज ए ordinary variable like int, float, or it is a data structure variable like list, tuple, set, dictionary। कुछ भी अगर आप मेमोरी से डिलीट करना चाहते हैं पाइथन में कभी भी, तो आप डेल लिख सकते हैं। तो डेल के बाद अगर आपने लिख दिया एल, तो ये लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप अब प्रोग्राम में एल लिस्ट का यूज नहीं कर सकते। बोलेगा यही तो है ही नहीं। तो किसी भी वेरिएबल, चाहे ये इंटीजर वेरिएबल हो चाहे फ्लोट वेरिएबल हो, तो अगर एक जनरल सिंटैक्स मैं आपको बताऊं तो डेल ऑपरेटर के बाद एक वेरिएबल लिखा जाता है, वो वेरिएबल कर दे। अब ये जो डेल ऑपरेटर है, अगर मैं इसको लिस्ट ना देकर लिस्ट का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट देना चाहूं तो पोजीशन का यूज करके मैं दे सकता हूं। कैसे? मैं लिखा यहाँ पर एल ऑफ 0, ठीक है। तो इस समय जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें 0 पोजीशन पर जो भी है वो एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक ही बात का डिफरेंस है। पहला वो डिफरेंस है कि यहाँ से एलिमेंट जो डिलीट होगा वो आपको वापस भी कर दिया गया, लेकिन ये आपको कुछ ला कर नहीं देगा। एलिमेंट गया, आपके पास अब वो नहीं है। तो हम इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं तब जब जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी पोजीशन हम जानते हैं और उसको हम आगे के कोड में दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो हम इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि जिस एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं हो सकता है दोबारा कभी वो दोबारा ऐड किया जाए,
तो आप पॉप मेथड से डिलीट करिए, क्योंकि आपको वो एलिमेंट भी दे दिया जाएगा जो डिलीट हो रहा है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस कोई आपसे पूछता है कि इस अप्रोच और इस अप्रोच में क्या है, तो आप कोड देखकर बता सकते हैं। दिस पॉप मेथड इज स्पेसिफिक टू लिस्ट ओनली, वी कैन नॉट यूज दिस पॉप मेथड with like string, with like integer, float type variable, but it is a general concept. You can use this del operator with any type variable. ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है जो पॉप जीरो और del ऑफ दिस के साथ आप बता सकते हैं किसी के लिए। अब सपोज करिए मैं किसी भी एलिमेंट को मैं एक नई लिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि एलिमेंट लगभग सारे डिलीट ही हो गए, और जानबूझकर मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये 10 है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने, यानी लेंथ कितनी है। तो लेंथ एक फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग पे भी यूज कर सकते हैं और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे यूज कर सकते हैं। सो आई कैन कॉल दिस लेंथ फंक्शन विद दिस length of 10. So it will give you 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It will give you 9. Well, now if I need to remove भी यूज कर सकते हैं। exactly, we will be using this remove, but let me first explain this length. And one more method is count. If I need to count occurrences of this 10, so I can use l dot count. So count is a method. So I will write here 10. So it will return number of like occurrence of this 10 in this list. It is given 5. Now in Python programming language, if we want to remove an element by its value, not by its position, so you can also use remove method, that is l dot remove. So in the remove method, if you pass this 10, so it is not a position, it is the actual element. Fine. So ये actual element consider किया जाएगा। अगर ये element नहीं हुआ तो error आ जाएगी, बोलेगा ये तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो चैलेंज है वो यही है कि रिमूव मेथड इस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, हमें कुछ मिलेगा, हमने कहा नहीं मिलेगा, आपको ये कुछ लाकर नहीं देगा। ये 10 अभी हमने देखा 5 टाइम्स है, एक देख भी रहा है, 2 3 4 5, तो क्वेश्चन आ गया कि जितनी जगह पर ये 10 आया है लिस्ट में हर जगह से रिमूव हो जाएगा, आंसर है नहीं, फर्स्ट अकरेंस रिमूव करेगा। सो इट विल रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस 10 फ्रॉम दिस लिस्ट। And after executing this statement, if you try to print this list, you will see you are having 10 10 10 10, that is 4 times. You can see 4 occurrences of this 10. So before this remove, if you print this L, this is 10 20, अब यहाँ से इनिशियल जो पहली बार आया था वो रिमूव। अब आप बोलेंगे सर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सारी अकरेंसेस रिमूव करनी है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि एक बार ही रिमूव हो, जितनी अकरेंसेस हैं वो सारी रिमूव हो जाए, तो आंसर है नहीं होगा। ऐसा कोई रेडीमेड मेथड नहीं है, मतलब मैंने जो बोला ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब है कि रेडीमेड मेथड के थ्रू ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपना लॉजिक लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पाइथन में कोई मेथड नहीं है जो किसी भी एलिमेंट के सारे अकरेंसेस को लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं लॉजिक लिखता हूँ, देखते हैं कैसे लिखेंगे। उस लॉजिक को बनाने में इसमें पॉप लगा के पोजीशन देके हम हटा सकते हैं फिर 10। ये तो 10 की पोजीशन मुझे क्या पता कौन सी है, और जब एक बार
रिमूव से हम 10 को रिमूव करेंगे या किसी भी तरह से रिमूव करेंगे तो बाकी सब हमारा कैसे होंगे, अरेंजमेंट चेंज होगा, सबका सारे शिफ्ट होंगे, तो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये बड़ा टिपिकल हो जाएगा कि आप हर 10 की पोजीशन गेट करके रिमूव कर पाएं, क्योंकि जितनी बार रिमूव कर रहे होंगे हर बार पोजीशन चेंज हो रही होगी। तो मतलब हो तो सकता है, मतलब पॉसिबल तो है बट फिजिबल नहीं है। सो एक कस्टम लॉजिक मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। उस कस्टम लॉजिक में आपको काउंट की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने कर लिया। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर एक लाइक instead of for loop, if I use infinite loop, so I am running infinite loop while true, और इसके अंदर से अगर मैं लिख दूं l dot remove n, ध्यान से देखो कुछ कुछ ऐसा है जो हमें लग रहा है हो गया, और फिर उसके बाद आपको लगेगा यार कुछ रह गया। जो हो गया वो ये कि ये स्टेटमेंट अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो पहली बार 10 पहली पोजीशन से हट जाएगा, पहली बार जहां से आया था फर्स्ट अकरेंस से हट जाएगा। दोबारा जब चलाएंगे तो इस बार जो फर्स्ट अकरेंस है वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से सोचो कि अगर मैं l डॉट रिमूव फिर से यहाँ लिख दूं तो ये मना तो करेगा नहीं ना, ये थोड़ी बोलेगा कि फर्स्ट अकरेंस अब कहां से आएगी, इस बार फर्स्ट अकरेंस ही मानी जाएगी। तो अगर मैं फिर से ये लिख दूं l डॉट रिमूव, तो इस बार जो फर्स्ट अकरेंस है इसकी वो ये वाली मानी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रिमूव ऑफ 10 को एक लूप में लिख दिया। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी 10 है वो रिमूव हो ही जाएंगे, क्योंकि ये कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। लेकिन सर एक बार ऐसा भी होगा, एरर आ जाएगी, बोलेगा जिस एलिमेंट को आप रिमूव करना चाहते हैं अब वो है ही नहीं, क्योंकि वो रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये लूप है, चलता ही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या एल के अंदर 10 है, अगर है तो रिमूव करिए, नहीं है तो मत करिए और लूप को ब्रेक कर दीजिए। कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा लिस्ट में है या नहीं, मेंबरशिप ऑपरेटर इनका यूज करके। तो आपको पता करना है 10 इन एल, तो इन ऑपरेटर का यूज करके आप पता कर सकते हैं क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट का मेंबर है। इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, और ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है, स्ट्रिंग पे भी चलता है। ट्रू कह रहा है, हाँ 10 मेंबर है। अच्छा मैं लिख दूं यहाँ पर 1110, क्या एल का मेंबर है, मना कर रहा है कि ये मेंबर नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, काउंट मेथड का यूज हम चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस बार जो करने जा रहे हैं उसको देखेंगे। व्हाइल इनफाइनाइट लूप चलाया और यहाँ पर मैंने एक लॉजिक लिखा, इफ इन एल, अगर 10 एल में है तो एल डॉट रिमूव कर दो, क्योंकि है मतलब रिमूव कर दो। और अगर नहीं है, यानी कि आपका 10 लिस्ट में अब है ही नहीं, तो फिर लूप को आगे चलाना नहीं है, क्या कर देते हैं, लूप को ब्रेक कर देते। और इसके बाद जब आपका प्रिंट एल कराएंगे तो ये आपका सारे अकरेंस रिमूव कर देखते हैं, कहीं भी 10। ठीक है, तो आप 10 की जगह कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो वो एलिमेंट यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम इस कोड का इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट के, हमारे एग्जांपल में 10 हो गया, जितने अकरेंसेस थे उन सारी अकरेंसेस को रिमूव हम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल या फर्स्ट अकरेंस रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड। अब हम लिस्ट को एम्प्टी करना चाहते हैं, क्या लिस्ट को एम्प्टी किया जा सकता है, मतलब एक बार में जितने भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर हैं हमें सारे डिलीट करने हैं, कोई सा भी एलिमेंट हो, लिस्ट डिलीट नहीं करनी है, लिस्ट को हम मेंटेन करना चाहेंगे बट लिस्ट के सारे एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहेंगे।
ऐसा करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्लियर। क्लियर क्या करता है, इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको डिलीट कर देगा, आपको कुछ भी लाके नहीं देगा, ठीक है, सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। तो इस तरह से आप एलिमेंट को जब रिमूव करना चाहते हैं लिस्ट से तो बहुत ऑप्शन आपके पास होगा। पॉप यूज कर सकते हैं आप डेल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, आप रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं, और दिस वन इज क्लियर। सो क्लियर इज बेसिकली टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन लिस्ट, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा लिस्ट के रिगार्डिंग जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे थे। आई थिंक सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर पूरे हो गए। अब लिस्ट पर बहुत सारे हमें ऑपरेशंस हैं जो हमें शायद करने होंगे। जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं कि मुझे बताओ कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो लिस्ट के अंदर रखे हैं, तो उनमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है या उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, या आप हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में आउटपुट दिखाइए, या लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आप आउटपुट को दिखाइए, या टॉप 3 एलिमेंट निकालिए, या हमारा लास्ट के 3 एलिमेंट निकालिए। तो इस तरह की हमें अगर क्वेश्चन आंसरिंग करनी है तो कैसे इसको किया जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है इसके फर्दर जो और ऑपरेशंस हैं वो अभी हमने सीख लिया। तो इसमें अभी काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो हमारे बचे हुए हैं, है ना, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फाइन। सो आज की क्लास में किसी कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर असाइनमेंट के प्रोग्राम में कुछ कोड्स नहीं बन रहे हैं। कौन सा असाइनमेंट था सर वो जो आपने दिवाली की पहले दिया था 53 के आसपास, उसमें क्वेश्चंस थे। वो स्ट्रिंग वाला असाइनमेंट है। सर स्ट्रिंग का। ठीक, आप एक काम करिए, एक काम करते हैं, पहले इस डेटा स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर क्लास में आपके डाउट यानी कि जो असाइनमेंट्स वाले हैं जिसका जो भी है वो हम पूरी क्लास उसके लिए ले लेंगे, ठीक है। यस सर। अभी आप जितना भी आप अपना एक बार कहीं नोट डाउन करते रहिए, फिर एक क्लास में वो सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं। चलिए, तो मैं अब सेशन को एंड कर रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंडे के लिए। तो लिस्ट पर अभी हमारे फर्दर ऑपरेशंस हैं बचे हुए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में लिस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा।